आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऐसा कहने के उनके अपने कारण होंगे, राहुल गांधी के बयान पर बोले शशि थरूर। जम्मू कश्मीर में इस साल का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन, कुलगाम में 3 दिन से भीषण एनकाउंटर जारी। रूसी तेल से दूरी भारत को पड़ सकती है भारी, विशेषज्ञ बोले आयात बिल में होगी $11 अरब तक की बढ़ोतरी। मुनीर ने आपको गुमराह किया, ऑयल रिजर्व बलूचिस्तान के हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर। हमास ने हथियार डालने से किया इनकार, रखी शर्त। इस शहर में मरने पर रोक, जानिए क्यों बनाया गया था अजीबोगरीब कानून। चीन में अचानक आई बाढ़ में बह गए 12 करोड़ रुपए के सोने चांदी के गहने। सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 पड़ी बेजान, जानिए कलेक्शन। और एबी डिविलियर्स के विस्फोट से बर्बाद हुआ पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस बनी चैंपियन। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेड इकोनॉमी टिप्पणी से सहमति जताने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैं अपने पार्टी नेता के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। थरूर ने कहा, उन्होंने जो भी कहा है उसके अपने कारण होंगे। मेरी चिंता ये है कि अमेरिका के साथ हमारा राजनीतिक और आर्थिक रिश्ता बेहद अहम है। हम अमेरिका को करीब $90 अरब का निर्यात करते हैं। हम ऐसा नुकसान नहीं उठा सकते कि ये व्यापारिक संबंध कमजोर पड़े या खत्म हो जाए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, हमें अपने वार्ताकारों को ताकत और समर्थन देना चाहिए ताकि भारत के लिए एक उचित समझौता हो सके। साथ ही हमें दूसरे क्षेत्रों से भी निर्यात के विकल्प तलाशने चाहिए ताकि अगर अमेरिका से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कहीं और से हो सके। अगला उपराष्ट्रपति कौन? इस सवाल के जवाब में शशि थरूर ने कहा कि हम इतना ही जानते हैं कि अगला उपराष्ट्रपति वही होगा जिसे सत्ता पक्ष नामित करेगा, क्योंकि मतदाता मंडल की संरचना पहले से तय है। हमें उम्मीद है कि इस बार विपक्ष से भी परामर्श किया जाएगा, लेकिन ये अभी कौन बता नहीं सकता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले 3 दिनों से चल रही मुठभेड़ आज भी जारी है। अखल के जंगलों में कल पूरी रात विस्फोट और गोलीबारी जारी रही। भारतीय सेना ने सूत्रों से बताया कि इस वर्ष का सबसे बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर करने में सफलता पाई है। एक जवान भी घायल हुआ है। इस आतंक रोधी अभियान में हाईटेक सर्विलांस सिस्टम और स्पेशल पैरा फोर्स के जवान शामिल है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी और सेना की 15वीं कोर के कमांडर इस एंटी टेरर ऑपरेशन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर ने एक बयान में कहा कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक ज्वाइंट टीम अखल के जंगलों में चल रहे इस आतंकवाद विरोधी अभियान में लगी हुई है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदना जारी रखने पर भारत को जुर्माना भुगतने की धमकी दी है। जुर्माने की धमकी के चलते अगर भारत रूसी तेल को खरीदना बंद करता है तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस से तेल आयात बंद करने के बाद भारत का वार्षिक तेल आयात बिल 9 से $11 अरब तक बढ़ सकता है। हालांकि भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुकता नहीं दिख रहा। रूस कच्चे तेल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसका रोजाना का तेल उत्पादन करीब 9.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। यह वैश्विक मांग का करीब 10% है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है, जो लगभग 4.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल और 2.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन परिष्कृत उत्पादकों का निर्यात करता है। साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूसी तेल के बाजार से बाहर होने की आशंका थी, जिससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका पैदा हो गई। भारत ने इसे अच्छा मौका समझा और इसे लपक लिया।
बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर किए जा रहे दावों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मौजूद विशाल तेल और खनिज भंडार वास्तव में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के हैं, न कि पाकिस्तान के। मीर यार बलूच ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन को पाकिस्तान की सेना, विशेष रूप से सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने पूरी तरह से गुमराह किया है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद को पनाह देने वाले देश बताते हुए उसके सैन्य नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठाए हैं। बीते गुरुवार को एक्स पर दिए अपने बयान में मीर यार बलूच ने ट्रंप के उस दावे की बड़ी गलतफहमी बताई। बीते गुरुवार को एक्स पर दिए अपने बयान में मीर यार बलूच ने ट्रंप के उस दावे को बड़ी गलतफहमी बताया जिसमें उन्होंने क्षेत्र में मौजूद तेल और खनिज संसाधनों की बात की थी। बलूच ने कहा कि ये संसाधन पंजाब में नहीं बलूचिस्तान में है और इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। मीर यार ने लिखा, आपका यह मानना सही है कि इस क्षेत्र में विशाल तेल और खनिज भंडार है, लेकिन आपको यह बताना जरूरी है कि पाकिस्तानी सेना, खासकर जनरल आसिम मुनीर और उनकी कूटनीतिक मशीनरी ने आपको गंभीर रूप से गुमराह किया है। तेल, प्राकृतिक गैस, तांबा, लिथियम, यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे खनिज भंडार पंजाब नहीं बल्कि बलूचिस्तान में स्थित है और यह क्षेत्र पाकिस्तान का नहीं बल्कि एक रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान है जिस पर पाकिस्तान ने 1998 में अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान शनिवार 2 अगस्त को पाकिस्तान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। यह उनकी राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान की पहली यात्रा है। पेजेश्कियान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इस दौरे पर आए हैं। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के नेता नवाज शरीफ और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने एयरपोर्ट पर खुद उनका स्वागत किया। लाहौर में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि अल्लामा इकबाल की मजार पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने गेस्ट बुक में एक संदेश भी लिखा। हमास ने फिर कहा है कि जब तक एक संप्रभु फिलिस्तीनी देश की स्थापना नहीं हो जाती वह हथियार नहीं डालेगा। गाजा में सीजफायर के लिए हुई बातचीत में इजराइल की प्रमुख मांगों में से एक के जवाब में हमास ने यह बात कही है। सशस्त्र फिलिस्तीनी समूह ने कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकोव की उस टिप्पणी पर जवाब दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास ने अपने हथियार डालने की इच्छा जताई है। संघर्ष खत्म करने और किसी भी समझौते के लिए इजराइल हमास के हथियार डालने की शर्त को प्रमुख शर्तों में से एक मानता है। सीजफायर और बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर चल रही बातचीत पिछले 1 हफ्ते में रुक गई है। कुछ दिनों पहले अरब देशों ने हमास से हथियार डालने और गाजा में नियंत्रण छोड़ने का अनुरोध किया था। इससे पहले फ्रांस, कनाडा समेत कुछ पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की योजना का ऐलान किया था। ब्रिटेन ने कहा कि अगर इजराइल सितंबर महीने तक कुछ शर्तें नहीं मानता है तो वह ऐसा करेगा। दुनिया में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को एक दिन मरना है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। किसी स्थान पर मौत को गैर कानूनी बना दिया जाए या फिर मरने पर रोक लगा दिया जाए तो काफी अजीब होगा, लेकिन दुनिया के कुछ शहरों में सच में ऐसे अजीबोगरीब कानून लागू है। इत्सुकुशिमा जापान का एक द्वीप है जो एक पवित्र स्थान माना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1868 तक यहाँ पर लोगों को मरने या जन्म देने की अनुमति नहीं थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इस जगह पर आज भी कोई कब्रिस्तान या अस्पताल नहीं है। स्पेन के लोंजा रोड में अस्थायी कब्रिस्तान अक्सर भरे रहते हैं। इस परेशानी को देखते हुए 1999 में ग्रेनाडा प्रांत के गांव में मेयर ने लोगों की मौत पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम एक राजनीतिक कदम के रूप में लिया गया था, लेकिन यह बिल्कुल सच था। इस प्रांत में 4000 की आबादी को तब तक जीने की सलाह दी गई थी जब तक न्यायपालिका को नया कब्रिस्तान नहीं मिल जाता है।
प्राकृतिक आपदाएं केवल पर्यावरण को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि लोगों और कारोबारों को भी भारी झटका देती है। बीते कुछ सालों में बाढ़ ने कई घरों और दुकानों को, दूसरे सार्वजनिक जगहों को तबाह कर दिया, जिससे आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। खासकर छोटे व्यवसायियों के लिए ऐसे हादसे आर्थिक और मानसिक रूप से बेहद मुश्किल साबित होते हैं। ऐसी ही एक घटना चीन के सैनेक्सी प्रांत के वू की काउंटी में हाल ही में हुई, जहाँ 25 जुलाई की सुबह अचानक आई एक तेज बाढ़ ने स्थानीय ज्वेलरी की दुकान को तहस नहस कर दिया। बाढ़ ने दुकान के करोड़ों रुपए की कीमती सोने और चांदी के गहने बहा दिए, जिसे देखकर दुकान मालिक एकदम स्तब्ध रह गए। दुकान का नाम लाओ फेंगशियान है। दुकान के मालिक ने यह बताया कि बाढ़ की चेतावनी के बाद कर्मचारी दुकान में ही रुके थे, लेकिन कीमती गहनों को सुरक्षित अलमारी में नहीं रखा गया था, इसलिए पानी के तेज रुख के सामने 20 किलो से ज्यादा सोने और चांदी के गहने मिनटों में बह गए। बाढ़ इतनी ताकतवर थी कि दुकान की मेन तिजोरी भी पानी में बह गई, जिसमें नया स्टॉक, रिसाइकल किया हुआ सोना और कैश भी था। कुल नुकसान की कीमत लगभग 10 मिलियन युआन यानी 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अगस्त के पहले वीकेंड पर कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से कुछ ने दर्शकों को आकर्षित करने में सफलता पाई तो कुछ उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। हालिया रिलीज में सन ऑफ सरदार 2, धड़क 2, सैयारा, किंगडम और महाअवतार नरसिम्हा शामिल है। अजय देवगन की चर्चित फिल्म सन ऑफ सरदार की सीक्वल दर्शकों के बीच उत्सुकता को पैदा कर पाया, लेकिन पहले 2 दिनों में फिल्म की कमाई औसत ही रही। पहले दिन जहां फिल्म ने 7.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया, वहीं दूसरे दिन की कमाई बढ़कर 7.5 करोड़ तक पहुंच गई। कुल मिलाकर 2 दिनों में 14.75 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए फिल्म ने उम्मीद से कम प्रदर्शन किया। अब सबकी नजरें वीकेंड की कमाई पर टिकी है। जानवी कपूर के डेब्यू की अगली कड़ी मानी जा रही धड़क 2 को लेकर युवा दर्शकों में हल्की एक्साइटमेंट थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये ज्यादा असर नहीं छोड़ सकी। पहले दिन इस फिल्म ने 3.5 करोड़ रुपए और दूसरे दिन 3.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, यानी 2 दिनों में 7.25 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का ग्राफ धीमा रहा। समीक्षकों और दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया से साफ है कि फिल्म को लंबी रेस के लिए दर्शकों का समर्थन चाहिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2025 का फाइनल मुकाबला 2 अगस्त को पाकिस्तान चैंपियंस और दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के बीच बर्मिंघम में खेला गया, जहां अफ्रीका चैंपियंस की टीम 19 गेंद शेष रहते 9 विकेट के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही। मैच के हीरो अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स रहे, जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 60 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 120 रनों की शतकीय पारी खेली। इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 12 चौके और 7 खूबसूरत छक्के देखने को मिले, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। बर्मिंघम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान चैंपियंस की टीम 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाने में कामयाब हुई। पारी आगाज करते हुए शर्जील खान सर्वोच्च स्कोरर रहे, जिन्होंने 44 गेंदों में 172.72 की स्ट्राइक रेट से 76 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। उनके अलावा 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उमर अमीन ने महज 19 गेंदों में 179.47 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 36 और आशिफ अली ने 15 गेंदों में 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। बाकी के अन्य बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने स्ट्रगल करते हुए भी नजर आए।